नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी के लिए यह हमारा स्पेशल सीरीज है जिसमें बीपीएससी में अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, पिछले बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्सेज ले सकते हैं, तो जरूर लाभ उठाइए। चलिए, ये हमारा इंडेक्स है, लिस्ट है, जिसमें हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिएवल हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और ये टोटल जो 67th का एग्जाम कैंसिल हुआ है इस साल, वहां तक का टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाना जाने लगा? ये क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक कैम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन, फ्रॉम व्हेन? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, या फिर ये जो लास्ट ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सही है कि वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया, एक नहीं दो लोकप्रिय अखबार था। पहला तो आपका केसरी था जो कि बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, और दूसरा था मराठा। ठीक है, तो ये दोनों ही अखबार उन्होंने शुरू किया था, ये याद रखिएगा सबसे पहले तो। अब है रैंड मर्डर केस। बिल्कुल, रैंड मर्डर केस के बारे में उन्होंने केसरी में लिखा था। ये जो हत्या थी उसकी तुलना उन्होंने शिवाजी के द्वारा अफजल खान की गई हत्या से की थी। ठीक है, और इस कारण से उन्हें 18 माह के जेल की सजा दी गई, और उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। ये भी सही है। ठीक है, अब रैंड कौन था? रैंड जो था वह पुणे का प्लेग कमिश्नर था। ठीक है, प्लेग बीमारी एक होती है, चूहे के काटने से होती है, तो ये प्लेग कमिश्नर हुआ करता था, और ये जांच के नाम पर विभिन्न घरों में जाकर के और इसके अधिकारी जो है वो बदतमीजी किया करते थे महिलाओं से। इसी को देखते हुए पुणे के क्रांतिकारी दो भाई थे, नाम था चापेकर बंधु उनको कहा जाता है। पहले का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर हरि चापेकर। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने ही रैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसी हत्या को उन्होंने शिवाजी ने जो अफजल खान की हत्या की थी उससे इसकी तुलना कर दी थी, इसलिए देशद्रोह के आरोप में 18 माह की उनको सजा दी गई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि कोई एक घटना नहीं थी जिसके कारण वो लोकप्रिय हुए थे, बहुत सारी घटनाओं का उस पर असर था। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। फराइजी आंदोलन किसने शुरू किया था? हु बिगैन द फराइजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह और इमे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये जो फराइजी थे ना, फराइजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, फॉलोअर्स थे हाजी शरीयतुल्लाह के। और फराइजी आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1838 से लेकर और 1860 तक ये आंदोलन चला था, फराइजी आंदोलन, जो कि हाजी शरीयतुल्लाह के बेटा थे, मतलब पुत्र थे, दादू मियां के नेतृत्व में यह फराइजी आंदोलन चला था 1838 से लेकर 1860 तक। तो फराइजी के बारे में यहां पर कह सकते हैं कि यह आंदोलन किसने शुरू किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी सलीमुल्लाह के बारे में बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना में इनका योगदान था। मोहम्मद अली जिन्ना जानते ही हैं आप इनके बारे में, और सैयद अहमद अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इन्होंने ही एक तरह से कह सकते हैं स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन मान करके चलिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग। ठीक है, तो गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्णा सहाय, और बाकी जो लास्ट ऑप्शन होता है वो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। आप में से अधिकतर लोग ये आंसर जानते भी होंगे। 1916 में, 1916 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण
काम हुए थे। सबसे पहले तो जो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी, 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी, उदारवादी जो लोग थे, नरमपंथी जो लोग थे और गर्मपंथी जो लोग थे वो अलग हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सूरत में फूट पड़ी थी और वो दोनों मिल गए थे कब, उदारवादी और जो आपके गर्मपंथी थे वो दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपस में मिल गए थे। कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, सबसे पहला तो ये हुआ था। दूसरा ये हुआ था यहाँ पर कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ सम्मेलन हुआ था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ सम्मेलन हुआ था। ये दोनों भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आ गए थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिले थे और उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा उनको बताई और फिर उनको चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आरसी दत्त है, दादा भाई नौरोजी है, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, 1867 में लिखी थी। बहुत कम किताबों में ये मिलता है, लेकिन 1867 में उन्होंने यह किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात और मैं बता दूं कि 1882 में इन्होंने लिबरल पार्टी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा था, किसका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, ठीक है। और उन्होंने भी जीत भी हासिल की थी। तो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और उसके सदस्य बने थे। तो ये भी याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। When were the rights of the tenants मतलब होता है आपका किराएदार जो होते हैं, tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act 1868, 1881, 1885 and 1893। तो ये कब हुआ था, 1885 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1885 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, 1793 की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्ती लाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और इसमें जमींदारों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, जमींदारों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। तो ये जो जमींदार थे वो संतुष्ट हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, भूमि जो थी, खेती के लिए जो भूमि थी वो कम पड़ने लगी, ठीक है। और भूमि का रेट जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। रेट बढ़ जाने से ये लोग जो थे, जमींदार जो लोग थे, वो किराएदारों से मनमाना रेट वसूलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और इसी रेट के विरुद्ध जो है यह अधिनियम लाया गया था, बंगाल किराएदारी अधिनियम, ताकि वो लोग जो है किराए में मनमाना वृद्धि नहीं कर सके, ठीक है। तो ये था आपका 1885 में ये लाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1929 मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतर लोग जानते ही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट ईयर से 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। तो स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर, ये सब कुछ पूछा जा चुका है, ठीक है। और यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसी की याद में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1921, 1927, 1931 या फिर 1934। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में हुआ था। और इसकी यदि बात करें तो इसकी विधिवत स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी। विधिवत स्थापना की बात करें तो 1934 में हुई थी। वैसे यह इसका गठन जो है वो 1931 में ही हो गया था, लेकिन 1934 में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में, यह याद रखिएगा, या फिर यदि नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में इसकी विधिवत स्थापना हुई थी 1934 में, लेकिन गठन की यदि बात करें तो 1931 ही होगा। ओके, तो याद रखिएगा। और इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में इसके बहुत सारे लोग शामिल थे, जिसमें आपके जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे, ठीक है। इसके संस्थापकों की बात करें तो जेपी जयप्रकाश नारायण जो है वो इसमें
प्रमुख थे और इसके अलावा इसके बहुत सारे सदस्य थे जिनका नाम पूछा भी जाता है, तो यदि नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृतायन और अंबिका सिन्हा, ये सब जो थे वो इसके सदस्य थे। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1897, 1905, 1907, 1912, When did Bihar become a separate province in India? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। देखिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक तो ये हुआ कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो रद्द कर दिया गया, बंगाल का विभाजन जो था वो रद्द कर दिया गया। दूसरा और इसी रद्द करने के माध्यम से क्या हुआ कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, बिहार और उड़ीसा जो था वो इससे सेपरेट हो गया। ठीक, अब बिहार और उड़ीसा एक साथ हो गया और बंगाल जो है वो अलग हो गया। ठीक, तो अब यहां पर इसी कारण से 22 मार्च को, इसी कारण से यहां पर 1912 में स्थापना माना जाता है बिहार का, और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 22 मार्च 1912 याद रखिएगा। ठीक, और 1911 में ये घोषणा हुई थी और 1912 में क्या हुआ था, यह इंप्लीमेंट हो गया था, इसलिए 1912 यहां पर दिया जाता है। ठीक, अच्छा एक बात और यहां पर हुआ था कि राजधानी परिवर्तन हुआ था 1911 में ही, राजधानी परिवर्तन हुआ था। कहां से कहां, तो पहले राजधानी जो थी वो कोलकाता हुआ करती थी, जो कि बदल करके कहां हो गया, दिल्ली हो गया। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन जो हुआ था वो भी कब हुआ था, आपका 1911 में ही हुआ था और 1912 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता था? निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता, यानी कि पहला जो कांग्रेस का बना था, सरकार बनी थी बिहार में, उसके नेता कौन थे? तो कोई भी मंत्रालय जो बनता है या फिर मंत्रिपरिषद जो बनता है तो उसका नेता कौन होता है, राज्य में उसका नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यहां पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएंगे। श्री कृष्ण सिन्हा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर बिहार ये जो थे 1937 में सीएम बने थे। 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत चुनाव होना निश्चित हुआ था कि प्रांतों में चुनाव होगा। प्रांतों में चुनाव हुआ तो बहुत सारे प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसमें बिहार भी एक शामिल था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था। इन सब में कांग्रेस ने सरकार बनाई, बिहार में भी सरकार बनाया गया और 1937 में श्री कृष्ण सिन्हा जो थे वो बिहार के सीएम चुने गए। सीएम उस समय नहीं कहा जाता था, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है तो मुख्यमंत्री ही हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1939 में इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्यों इस्तीफा दिया था। और उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस जो थे वो बन गए मुख्यमंत्री। ठीक, मोहम्मद यूनुस जो थे वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बने थे 1946 में। श्री कृष्ण सिंह 1946 में दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बने और 1961 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री रहे थे, 1946 से 1961 तक। ठीक, तो ये आपको याद रखना चाहिए श्री कृष्ण सिंह के बारे में। ठीक है, बाकी जयप्रकाश नारायण के बारे में पता ही है कि बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता थे। ठीक है, और इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला था जब इमरजेंसी हुई थी उसके जस्ट बाद। ठीक है, इमरजेंसी के खिलाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने किस कारण से विद्रोह नहीं किया था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? कंपनी के अधिकारियों के ईसाई धर्म के प्रसार का प्रयास। दूसरा है सिपाहियों को जहाजों पर यात्रा करने का आदेश। तीसरा है भट्टा का ठहराव। भट्टा, यहाँ पर भट्टा जो है वो नहीं होगा, भत्ता, इसको भट्टा नहीं भत्ता कहेंगे। ठीक है, भत्ता जो होता है जैसे वेतन तो दिया जाता है, वेतन के अलावा जो दिया जाता है ना टीएडीए, इन सबको कहा जाता है भत्ता। ठीक है, तो भत्ता रोक दिया गया था सैनिकों का, इस कारण से हुआ रिबेलियन, ये बोला जा रहा है। और चौथा है अफसरों की अक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी कारण सही है कि ईसाई धर्म का प्रसार किया जाता था और बाकी जो धर्म है हिंदू मुस्लिम, उनके सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था या फिर उनको अपना धर्म का पालन करने से रोका जाता था।
सिपाहियों को जहाज पर यात्रा करने का आदेश दिया था, ये भी कारण सही है, क्योंकि हिंदुओं में यह मान्यता है कि समुद्र पार जाना जो है वो पाप माना जाता है और इनको जो है समंदर पार भेजा जाता था, ये भी कारण था। भत्ता रोक दिया गया था, ये भी एक प्रमुख कारण में से था। लेकिन अफसरों की अक्षमता ये कारण नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अफसरों की अक्षमता जो था वह कारण नहीं था रिबेलियन का, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ था चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, या फिर पेशावर से वाराणसी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये गलत है, बहादुर शाह जफर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में यह कहा जाता था कि उसके साम्राज्य का जो विस्तार था वह चांदनी चौक से पालम तक था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए आंसर एक ई दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आंसर ई दे सकते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, चांदनी चौक से पालम तक था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। बीपीएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था। तो किसने विद्रोह नहीं किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विजयनगरम के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पॉलीगर, या फिर ट्रावनकोर के दीवान वेलुपंथी। तो वेलुथम्पी ने तो विद्रोह बिल्कुल किया था, विजयनगरम के राजा ने भी किया था और तमिलनाडु के पॉलीगर्स ने भी किया था। हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह नहीं किया था। आप देखते हैं कि आजादी के बाद जब विभाजन हो गया था तब भी हैदराबाद जो था वह भारत में मिलने को तैयार नहीं था, ठीक है। उसको सैनिक कार्रवाई के जरिए मिलाया गया था, है ना। तो हैदराबाद का निजाम जो था वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा था, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो विद्रोह के बारे में। इंडिगो विद्रोह का क्या मतलब हो गया, नील विद्रोह जो था, नील विद्रोह, इंडिगो का मतलब होता है नील। तो नील विद्रोह जो था उसके बारे में ये सवाल है कि किसान इंडिगो विकसित नहीं करना चाहते थे, मतलब कि किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूर हैं। बात तो सही है, किसान इंडिगो उगाना चाहता है लेकिन मजबूर नहीं किया जा रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहता था लेकिन उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो अस्वीकार था, ये बिल्कुल सही है। और एक विरोध आंदोलन जिसने इंडिगो रंग का झंडा चलाया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि किसान जो है वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें कम कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो कि अस्वीकार्य था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब नील आंदोलन की जरा सा बात कर ले यदि हम लोग, तो थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और यहाँ पर जगह बना करके मैं बता दूं आपको नील आंदोलन के बारे में। 1859-60 में यह नील आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। कहां पर चलाया गया था, बंगाल में चलाया गया था, ठीक, बंगाल में चलाया गया था। नदिया जिला, बंगाल का नदिया जिला है जिसके गोविंदपुर गांव में यह चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, नदिया जिला गोविंदपुर गांव, ठीक, यहां पर यह नील आंदोलन चलाया गया था। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर, पहले थे दिगंबर और दूसरे थे विष्णु, दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये 2 भाई थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में, नील विद्रोह के बारे में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी चर्चा बहुत सारे अखबारों ने की थी, लेकिन एक अखबार का नाम बार बार आता है जो कि है हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट, ठीक है। इस अखबार में इसकी काफी चर्चा हुई थी, जो कि किसने लिखा था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी का यह अखबार था जिसमें इसकी चर्चा की गई थी, हरिश्चंद्र मुखर्जी का। और नील विद्रोह को आग लगाने में, मतलब नील विद्रोह को उकसाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है नील दर्पण के बारे में, नील विद्रोह के बारे में। नील दर्पण में लिखा है, किसने लिखा है, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण में इसकी चर्चा की और इससे भी जो है नील आंदोलन को बहुत ज्यादा हवा मिली थी, ठीक है। तो दीन बंधु मित्र का भी नाम याद रखिएगा, नील दर्पण, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है। तो हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल या फिर 25 साल से थोड़ा ज्यादा। अब देखना होगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। और उन्होंने बम कब फेंका था, ये दोनों तारीख आपको याद होगी तभी आप बता पाएंगे। तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था। अब यहां पर यदि देखें तो 21 साल पूरा हो जाता है 8 अप्रैल को, है ना।
अब 8 अप्रैल को 21 साल पूरा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 21 साल से थोड़ी ज्यादा उनकी उम्र थी भगत सिंह की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस समय उन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें आरोपी थे जिन्होंने बम फेंका था, तो यह जो बम फेंका जा रहा था उस समय कौन कौन सा बिल डिस्कस किया जाना था। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल एक था, पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिलों पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और ये कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के एकमात्र नेता थे जो जिस समय यह चलाया जा रहा था, यह बम फेंका गया था, उस समय बिहार से अनुग्रह नारायण सिंह उस सभा में मौजूद थे, असेंबली में मौजूद थे। ठीक है, यह मैंने कहीं पढ़ा था, वैसे मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था, उस समय गांधी जी थे भी नहीं। रॉलेट सत्याग्रह यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट जो एक्ट आया था 1919 में, उसके खिलाफ यह सत्याग्रह हो रहा था जलियांवाला बाग नरसंहार में, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, सैफुद्दीन, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है लेकिन आप लोगों को लिख कर बताना जरूरी है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी कारण से हंसराज नाम के एक इंसान ने यह सभा बुलाई थी जलियांवाला बाग में। यहाँ पर हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं और बच्चे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और उन पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस कारण से बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इसी के संबंध में यह आपका हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में ये जलियांवाला बाग। आगे देख लेते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, एक तो आरा है, एक है पटना। बीपीएससी ने पटना को माना है, बीपीएससी ने पटना को माना है, लेकिन यदि हम लोग सही देखें तो ये आरा होना चाहिए। ठीक है, आरा होना चाहिए, क्योंकि आरा जिला से ही संबंधित थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे, आरा जिला से संबंधित थे। दरअसल क्या हुआ था कि 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ कि दानापुर कैंट में 3 रेजिमेंट्स ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और फिर वो 26 जुलाई को पहुंच गए आरा। यहां पर 26 जुलाई को उन्होंने वीर कुंवर सिंह से भेंट की और वीर कुंवर सिंह ने फिर उनका नेतृत्व किया 26 जुलाई से। ठीक है, तो ये आरा में हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कहां से थे, शाहाबाद से थे, शाहाबाद से थे। कहां से, शाहाबाद के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, आरा जिला में ही ये भी पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, इन सैनिकों की मदद से तख्ता पलट कर दिया और यहां पर जो है अपना शासन उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, और शाहाबाद के किस जगह से थे, तो जगदीशपुर से थे। ये भी याद रखिएगा, शाहाबाद भी पूछा जाता है, जगदीशपुर भी पूछा जाता है, आरा जिला भी पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह के बारे में सब कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनके बारे में डिटेल से तो हम लोग बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। मृत्यु इनकी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, बिहार में, पंजाब में, सिंध में या फिर काठियावाड़ में। देखिए यहाँ पर बिहार में तो विद्रोह हुआ ही था, छोटा नागपुर क्षेत्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्रोह हुए थे, मुंडा विद्रोह भी हुआ था, हो विद्रोह भी हुआ था। इसके अलावा सिंध में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिंध में भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी संख्या में विद्रोह हुआ था। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी हुआ था और सिंध में भी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, किसने किया था, आदिवासियों ने किया था। ठीक, तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर के हो एवं मुंडा जनजाति ने भी विद्रोह किया था। ये 1820-22 में, 1820-22 में और 1800 कह सकते हैं 1891 में। ठीक है, ये विद्रोह हुए थे। ठीक, 1820-22 में भी हुआ, 1831 में भी हुआ, और मुंडा विद्रोह तो आप जानते हैं 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी भी हो गई थी 1900 में के आसपास जो है ये आंदोलन हुआ था, मुंडा आंदोलन। ठीक है, मुंडा विद्रोह जिसको कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द dictates of Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said this? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ऐसा कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये जो थे ये बिहार से थे। ठीक है, और इसी के बाद आपका 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक, तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये भी आपको याद ही होना चाहिए। अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह? आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किस पद्धति के खिलाफ? तो तीन कठिया प्रणाली जो फेमस थी चंपारण में, उसके खिलाफ ये हुआ था, जिसमें 3/20 भाग जो था, मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ, ये 3 कट्ठिया पद्धति के खिलाफ जो है ये महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। और पहले मैं बता चुका हूं कि राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। बिल्कुल सही है। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। गांधी जी's non-cooperation movement urged people to avoid alcohol. This resulted in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. Name the province. तो आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे या फिर गुजरात? आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार की सरकार ने कुछ लोगों की लिस्ट जारी की थी, जैसे शेक्सपियर, नेपोलियन, है ना, इन सब की लिस्ट जारी की थी जो कि शराब पीते थे, ताकि लोग जो है इनसे प्रभावित होकर के शराब पीना दोबारा शुरू कर दें। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और बिहार के साथ साथ एक और सरकार थी, बिहार के साथ साथ ओडिशा की भी सरकार थी। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए और बिहार और ओडिशा दोनों ऑप्शन में हो तब आप ई मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर या फिर मलबा कर? तो आंसर क्या हो जाएगा? चौकीदारी कर हो जाएगा। ठीक है, चौकीदारी कर के विरुद्ध भी जो है आपका आंदोलन किया गया था। चौकीदारी कर मेनली कहां पर हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, बेगूसराय में मेनली हुआ था, चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो दांडी यात्रा कब शुरू की थी? नमक सत्याग्रह के लिए दांडी से यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा जिसको कहा जाता है, महात्मा गांधी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की यात्रा शुरू की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने 6 अप्रैल को जाकर के नमक तोड़ दिया था। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक तोड़ दिया था। टोटल कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि यह यात्रा कितने दिनों की थी? तो 24 दिनों की यह यात्रा थी। ठीक है, अब यहां पर यदि देखें तो चौकीदारी आंदोलन मैंने बताया कि बेगूसराय में मेनली चलाया गया था, लेकिन सारण जिला, बिहार के सारण जिला के बिहोर में, ठीक है, बिहोर नामक स्थान पर जो है चौकीदारी आंदोलन चलाया गया था। ठीक, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दिसंबर 1930 में ये आंदोलन जो सारण में चलाया गया था चौकीदारी कर के खिलाफ, ये दिसंबर 1930 में चलाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, और लास्ट वाला जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। जब 1937 में चुनाव हुए थे, तब 1937 में जब चुनाव हुए तब राजनीतिक बंदियों को छोड़ना जो है ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कांग्रेस का, और इस मुद्दे पर कांग्रेस बहुत सारे प्रोविंसेस में चुनाव जीती थी। ठीक है, बहुत सारे प्रोविंसेस में चुनाव जीत गई। 6 प्रोविंसेस में उन्होंने सरकार भी बना ली, और तब जो है जब सरकारों ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ना चाहा, तब
राज्यपालों ने इसका विरोध किया, क्योंकि राज्यपाल जो थे वो तो अंग्रेज हुआ करते थे, तो राज्यपालों ने इसका विरोध करना शुरू किया और राजनीतिक बंदियों को कांग्रेस सरकारें छोड़ नहीं पा रही थी। इस कारण से 1938 में या फिर कह सकते हैं 1939 में क्या किया, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी से चुनी हुई सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यही एक कारण है। ठीक, फरवरी 1938 में सबने इस्तीफा दे दिया था, फरवरी 1938 में इस्तीफा हो गया था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। पहले मैंने 1939 बताया था, वो गलत है, 1938 जो है वो सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन है। हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, और उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो कौन कौन जुड़ा हुआ था इनसे, इसमें चारों जुड़े हुए थे। ठीक है, ये स्वामी सहजानंद जो थे उन्होंने तो स्थापना ही की थी बिहार किसान सभा की। इसके अलावा कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों इससे जुड़े हुए थे। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1929 में स्थापना हुई थी बिहार किसान सभा की, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा अखिल भारतीय, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये भी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी, स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, और ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? यहां पर यह याद रखना है, तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज। तो सबसे पहले तो याद रखिए दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में हुए थे। पहला है अकाल की छाया, दूसरा है महाजनों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर, तीसरा है उच्च भूमि राजस्व दर, और चौथा है विरोध प्रदर्शन धार्मिक सुधारों को थोपने के खिलाफ, और लास्ट है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें कारण जो है वो सब है। अकाल की छाया भी थी, सही बात है, महाजनों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर भी था, उच्च भूमि राजस्व दर भी था, और धार्मिक सुधारों को थोपने के खिलाफ भी यह विद्रोह हुआ था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर। ठीक है, ये तात्कालिक कारण था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रजनी पामदत्त ने कहा वे दोनों साम्राज्यवाद से लड़ते और सहयोग करते थे, वह किस राजनीतिक समूह का उल्लेख कर रहे थे? रजनी पामदत्त सेड दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म, व्हिच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज ही रेफरिंग टू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ई हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, आईएनसी के बारे में कहा था, क्योंकि आईएनसी में शुरुआत में उदारवादी लोग बहुत ज्यादा थे और वो जो है अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति पर काम कर रहे थे। ठीक है, वो जानते थे कि अंग्रेजों का हम सहयोग करेंगे तो अंग्रेज जो है हमारे हित में काम करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत में कांग्रेस का वो था, फिलॉसफी था, या कह सकते हैं दर्शन था। तो इसी कारण से रजनी पामदत्त ने ऐसा कहा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी अखबार नहीं था? कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था? हिंदू, बंगाली, मराठा, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया? तो हिंदू की बात करें तो हिंदू भी था, बंगाली भी था, मराठा भी था, ये तीनों जो थे वो नेशनलिस्ट थे। ठीक है, और ये जो था आपका ये प्राइवेट था, ये जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया था ये प्राइवेट था। हिंदू की बात करें तो हिंदू के जो प्रकाशक थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा, ये सब जो है आपको याद रखना चाहिए। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे हिंदू के संपादक। उसके अलावा बंगाली की बात करें तो बंगाली के संपादक कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि मराठा की बात करें तो केसरी और मराठा मैंने बताया था कि लोकमान्य तिलक ने ये केसरी और मराठा चलाया था। ठीक है, तो ये तीनों ही जो थे वो नेशनलिस्ट पेपर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वह प्राइवेट था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ नेशनलिस्ट पेपर थे जिनके बारे में मैं बता देता हूं। तो हिंदुस्तानी नाम क्या था? हिंदुस्तानी। और ये किनका पेपर था? ये था गंगा प्रसाद वर्मा का पेपर। ठीक है, गंगा प्रसाद वर्मा का पेपर था ये। इसके अलावा यदि बात करें तो सुधारक नाम का जो पेपर था वो किसका पेपर था? सुधारक पेपर जो था ये था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनका पेपर था सुधारक। ठीक है, ये सब पूछा जा चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी स्पेशल कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो पूछा जा चुका है, ये सब पूछा जा चुका है। चलिए, प्रार्थना समाज
यंग इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई देवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो मतलब कौन कौन इन संगठनों या फिर पेपर से जुड़े हुए थे, यही पूछा जा रहा है। तो प्रार्थना समाज की यदि बात करें तो यहाँ पर नाम भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे। यंग इंडिया किनका पेपर था, मोहनदास करमचंद गांधी का पेपर था, मतलब महात्मा गांधी का। लोक हितवादी किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। फिर यदि हम लोग बात करें सत्यशोधक समाज की तो ज्योतिबा फुले उससे जुड़े हुए थे। और रहनुमाई मजदेवसन सभा की बात करें तो इससे नौरोजी खुर्दोनजी जुड़े हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैच कर लीजिएगा आप, प्रार्थना सभा से आत्माराम पांडुरंग और बाकी सब जो है आप, ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के सही नामों का संयोजन ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि द हिंदू के कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया, यहाँ पर ये दोनों में देखना होगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, दूसरा है आपका केसरी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, तो ये दोनों अभी तक चल रहा है साथ साथ। बंगाली, बंगाली की मैंने बात की थी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और यहाँ पर गंगा प्रसाद वर्मा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली का संपादन किया था, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जस्ट अभी मैंने बताया। और देखिए आगे गया क्वेश्चन, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा। उन्होंने, अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा नहीं किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, सिंध का भी विलय कराया था, अवध का विलय तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके कराया था, और सतारा जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली लेकर के आया था सहायक संधि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, यह पूछ रहा है। नमक कानूनों का निरसन, सरकार की शक्ति का पोषण, आम लोगों को आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छा, अब नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, अंतिम लक्ष्य जो था इसका नमक कानूनों का निरसन होना चाहिए। ठीक है, नमक कानूनों का निरसन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा, नमक कानून का निरसन का क्या मतलब कि रिपील ऑफ साल्ट लॉज, नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, नमक कानून को तोड़ना इसका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1921 के मोपला विद्रोह में फूट पड़ी, किस कारण से, कहां पर फूट पड़ा, मतलब द मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन असम, केरल, पंजाब या फिर बंगाल। कहां पर हुआ था, ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था, केरल में हुआ था, मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, और यह किस लिए विद्रोह था, क्योंकि केरल में जो आपके खेती करने वाले लोग थे वो मुस्लिम थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। ठीक है, तो एट्रोसिटीज के खिलाफ, ऐसा कहा जाता है कि एट्रोसिटीज के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ही भयानक मात्रा में हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। ठीक है, और कुछ किताबों में ऐसा लिखा जाता है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, कुछ किताबों में ऐसा कहा जाता है कि ये आजादी की लड़ाई के लिए आंदोलन था ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम आंदोलन ही था। ठीक है, दरअसल उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और भारतीय मुसलमान जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेवर में थे तुर्की के खलीफा के। ठीक है, और उस समय नाराज बहुत ज्यादा थे। हालांकि इसी अवसर का फायदा उठा करके और असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, खिलाफत आंदोलन का सहयोग भी किया था और असहयोग आंदोलन चलाया था और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, लेकिन केरल के मोपलाओं ने यह विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम संघर्ष वहां पर बहुत ही जोरदार हुआ था, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहां हुआ था, केरल में हुआ था आउटब्रेक, ये याद रखिएगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में हुआ था, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, किस दौरान हुआ था। ठीक है, किसके दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन, यह पूछा जा रहा है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध के विरुद्ध, और असहयोग आंदोलन। बिल्कुल नहीं, ये कहां हुआ था, असहयोग आंदोलन तो हो ही नहीं सकता, चंपारण सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसी के विरुद्ध में यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, किसके कहने पर राखी दिवस मनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया था, और यहीं पर शोक दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, शोक दिवस भी मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने ये क्यों किया था, विभाजन क्यों किया था गया था, तो
लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत है और उसके प्रशासन संभालने में दिक्कत हो रही है, इस कारण से इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे। बुद्धिजीवी लोग उस समय जितने भी थे वो सब बंगाल में बहुत ज्यादा संख्या में हुआ करते थे और सब राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय थे, समृद्ध थे। ठीक है, तो वो सब लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ न लड़े, इस कारण से बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर होगा ई। क्यों ई होगा? क्योंकि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों ने मिल करके मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में की थी। ठीक है, और 1885 में ही आप जानते हैं कि कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ठीक ना। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था उसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी तीनों थे। इस कारण से उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ये आंसर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी ताकि जो भारतीय रजवाड़े थे या फिर महत्वपूर्ण जमींदार लोग थे उनके बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जा सके। इस कारण से इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक, निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, कब की गई थी ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक और चीज, लॉर्ड कर्जन की बात जब हम कर रहे हैं और इससे पहले जब हम लोग बंगाल विभाजन की बात किए तो यहाँ पर एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि घोषणा कब की गई थी। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई को की गई थी, 19 जुलाई को की गई थी। ठीक है, 1905 में। और यह प्रभावी कब से हुआ था, इफेक्टिव कब से हुआ था, इंप्लीमेंट कब से हो गया था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर से। ठीक है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये जो आपका घोषणा किया गया था 19 जुलाई को और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से। ठीक, ये निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। और ये जो इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी ये 1901 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर अभी जस्ट मैंने बताया 19 जुलाई को की गई थी। ठीक है, बाकी आंसर गलत है। ठीक, 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, इफेक्टिव हुआ था। 16 अक्टूबर को ये इफेक्टिव हुआ था और घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्नल वाइली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास दिया गया? हु वाज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल वाइली? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या फिर मनमथनाथ? तो आप जानते हैं कि उधम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या की थी, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, और मदन लाल ढींगरा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी कर्नल वाइली की। ठीक है, 1 जुलाई 1909 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 1909 को इन्होंने हत्या की थी। किसकी? कर्नल वाइली की हत्या की थी। ठीक है, और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इनको फांसी दे दिया गया था हत्या के आरोप में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? मतलब इंडियन हाई कमिश्नर के पद का सृजन किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। दरअसल भारत सचिव का पद सृजित किया गया था 1858 ईस्वी के एक्ट में, और भारत सचिव की सहायता के लिए ही भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन 1919 के एक्ट में किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें और क्या क्या हुआ था ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसमें और क्या क्या हुआ था। तो देख लेते हैं 1919 के एक्ट में और क्या क्या हुआ था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। निर्वाचन प्रणाली जो थी वो प्रत्यक्ष अपनाई गई थी। महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन अपनाया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन जो था वो अपनाया गया। 1909 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी, जब हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग घोषित कर दिए गए थे निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन अब सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है सिखों के लिए भी
बढ़ा दिया गया था। सिख भी इसमें शामिल कर दिए गए थे, सिखों को भी इसमें शामिल कर दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन में। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा दूं तो और भी चीजें इसके बारे में बता सकता हूं। ये यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा और बता दूं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था इसी एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अब इसमें जो होता था द्विसदनात्मक विधायिका की बात करें तो ऊपरी सदन जो होता था उसको कहा जाता था राज्य परिषद कहा जाता था, और निचला जो सदन हुआ करता था वो कहलाता था विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, राज्य परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे, और ये जो था इसमें निचला सदन जो था उसमें 145 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी जो राज्यसभा है उसकी जगह पर राज्य परिषद हुआ करता था, और अभी जो लोकसभा है उसकी जगह पर विधानसभा हुआ करता था। ठीक है, ये द्विसदनात्मक विधायिका केंद्र में इसी अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रांतों में द्वैध द्वयार्ची जो था वो भी इसी एक्ट के तहत आया था, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रांतों में द्वैध शासन जो आया था 1919 में आया था, और केंद्र में द्वैध शासन की बात करें, केंद्र में द्वयार्ची की बात करें तो वो 1935 के एक्ट में आया था। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, A to Z क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, इसमें द्वैध शासन के तहत दो तरह के विषय होते थे। एक थे सुरक्षित विषय, और दूसरा था आपका हस्तांतरित विषय। ठीक है, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय पर जो प्रशासन करता था गवर्नर, वो अपनी परिषद, गवर्नर का एक परिषद हुआ करता था, गवर्नर अपने परिषद की सहायता से करता था। और हस्तांतरित विषय जो थे उस पर निर्णय जो है वो भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया करता था, और यही कारण था कि इसको द्वैध शासन कहा गया। ठीक है, भारतीय मंत्रियों की सहायता से इस पर निर्णय किया करता था। ठीक, अच्छा, अब सुरक्षित में विषय कौन कौन थे? तो सुरक्षित में आपका विषय जो आता था वो था आपका न्याय आता था, न्याय, राजस्व, जो मेन सब था वो सब आता था इसी में, सुरक्षित विषय में आता था। न्याय, राजस्व, वित्त या फिर पुलिस। ठीक है, फिनांस या फिर पुलिस, ये सब जो था वो सुरक्षित विषय था। अब हस्तांतरित विषय में कौन कौन आता था? तो हस्तांतरित विषय में आ गया शिक्षा, आ गया स्वास्थ्य, आ गया। ठीक है, ये सब जो थे वो आपके इसमें आते थे हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल मैंने बताया, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर सभी में भाग लिया? देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था। ठीक है, प्रथम में भी भाग नहीं लिया और तीसरे में भी भाग नहीं लिया। प्रथम में भाग बिल्कुल नहीं लिया और तीसरे का तो बहिष्कार किया था, ठीक है, अब यदि बात करें तो प्रथम कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 12 नवंबर 30 से, मतलब 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा कब हुआ था? दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 7 सितंबर 31 से, और कब तक हुआ था? 1 दिसंबर 31 तक। ठीक है, ये सब पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। तीसरा कब से कब तक हुआ था? तीसरा आपका हुआ था 17 नवंबर 32 से 24 दिसंबर 32 तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डेट कब से कब तक हुआ था। ठीक, और दूसरे में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन भाग लिए थे? अंबेडकर जी भाग लिए थे। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और बेलगांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 39th सेशन हुआ था। ठीक है, 39th अधिवेशन इसमें हुआ था बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और एकमात्र ऐसा सेशन था जिसमें अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेबल, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें पैथिक लॉरेंस भी था, ठीक है, स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे, वेबल नहीं था। ठीक है, तो सदस्य कौन नहीं था? वेबल नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? वेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो लॉरेंस जो थे, पैथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे, इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी बात करें स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे।
बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ठीक। और ये जो थे एबी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे। ये पूछा जाता है इसलिए मैं सारा बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन पर 4-5 क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो ये एबी अलेक्जेंडर जो थे वो आपके नौसेना मंत्री थे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन आया कब था? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया कब था, ये भी पूछा जाता है, इसी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आया था 24 मार्च 1946 को ये आया था भारत, ठीक है। याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को भारत आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या फिर खफी खान, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था, चौधरी रहमत अली, इसका पूरा नाम है चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये पढ़ रहा था, वहीं से उसने एक पैम्पलेट लिखा था जिसमें क्या किया था उसने? पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान, ऐसे क्यों लिख रहा हूं ये मैं बताता हूं, पाकिस्तान का फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो पी से हो गया पंजाब, ए से हो गया अफगानिस्तान यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ए से। और अभी इसको अफगानिस्तान कहा जाता है, तो उस समय अफगानिस्तान से ही इसका तात्पर्य था। पी से हो गया पाकिस्तान, ए से, पी से हो गया पंजाब, ए से अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। फिर आपका यहां पर बात करें पाकिस्तान, तो TAN से हो गया आपका बलूचिस्तान, यहाँ पर TAN जो है वो बलूचिस्तान से तात्पर्य है। एस से तात्पर्य है यहाँ पर सिंध से, ठीक है, एस से तात्पर्य है सिंध से, ठीक। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान की मांग उसने की थी, ठीक है, चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या फिर कर्जन? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था? कब किया था ये आपको याद होना चाहिए, 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ था, अभी जो हुआ था, ये केवल बंगाल में हुआ था, ठीक है। 1829 में केवल बंगाल में हुआ था, ठीक है। और यदि बात करें तो 1880 में इसे बंबई और मद्रास वहां पर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो 1829 में केवल बंगाल में हुआ था। अच्छा, इसके लिए नियम 17 बनाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नियम 17, ये भी पूछा जाता है किस नियम के तहत, तो नियम 17, ठीक। चल आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब पास किया गया? 1850, 1895, 1900 या फिर 1905? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पास किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि किसानों की जो भूमि है वो गैर कृषकों को हस्तांतरित कर दी जाती थी, ठीक है। अब इसी को रोकने के लिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत और जीबी पंत का मतलब गोविंद बल्लभ पंत और सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो है 5 जुलाई 1947 को अपना कार्यभार संभाला था। 5 जुलाई 1947 को इन्होंने राज्य विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और वीपी मेनन जो थे वो इनके सचिव बने थे, ठीक है, वीपी मेनन इनके सचिव बने थे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर यह राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह बराबर पूछा जाता है। 1831-32, 1844-46, 1851-52, 1855-56? आंसर क्या हो जाएगा? 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56 निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? भागलपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र में ये हुआ था, ठीक है। और इसके जो नेता थे वो 4 थे, सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव। ये चारों भाई जो थे इन्होंने मिलकर के ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको दबाने के लिए मेजर बारो को भेजा गया था, जिसको संथालों ने पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किस सेनानायक को पराजित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नाम है मेजर बारो। चलिए आगे देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1885 या फिर 1892?
Which among the following year सुरेंद्र नाथ बनर्जी was eliminated from Indian Civil Services? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1874 हो जाएगा। 1874 इसका आंसर हो जाएगा। ये कहां पर पोस्टेड थे? 1874 ईस्वी में इनको हटाया जब गया था, तब ये सिलहट बांग्लादेश, जो अब सिलहट है बांग्लादेश में, उस समय तो बंगाल में हुआ करता था, अब ये बांग्लादेश में चला गया है, तो सिलहट बांग्लादेश में ये पोस्टेड थे। अच्छा, ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। पहले कौन थे? पहले थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये आपको याद रखना चाहिए। पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस ने भी पास किया था आईसीएस का परीक्षा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। फादर ऑफ डेआर्ची, द्वैध शासन का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या फिर सर लियोनल कॉर्टिस? आंसर क्या हो जाएगा? सर लियोनल कॉर्टिस हो जाएगा, ठीक है। सर लियोनल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, द्वैध शासन जो है वो भारत में कब कब लगाया गया, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले क्या है? बंगाल में। देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन जो लगाया था, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में लगाया गया था द्वैध शासन, और ये कब से कब तक लगाया गया था? 1765 से लेकर 1772 तक लगाया गया था बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है। और अच्छा ये बताइएगा आप, बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसको समाप्त किसने किया था? ये जरा सा कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अच्छा, भारत में कब कब लगाया गया? तो भारत में यदि देखें तो प्रांतों में लगाया गया था आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में लगाया गया था कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये 1919 हो गया प्रांतों में, और केंद्र में हो गया 1935 में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, तो 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1936, 1939, 1942 एंड 1945। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी वीडियो में बताया है, 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, मतलब स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? ये अप्रैल में किया गया था, अप्रैल 1936। क्योंकि बीपीएससी महीना और तारीख तक पूछ लेता है, इसलिए मैं सारा कुछ बता रहा हूं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1936 में की गई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? सहजानंद, ठीक है, सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ठीक है। और महासचिव कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महासचिव जो थे वो थे एनजी रंगा। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही 1878 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिटन, 1878, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिरसा को पकड़ा गया जब वो सो रहा था। कब बिरसा मुंडा को पकड़ा गया? जब वो सो रहे थे। 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या फिर 4 फरवरी 1900, ठीक है। तो इसमें क्या है? चारों का चारों ऑप्शन जो है वो गलत था, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। 3/3/1900 को पकड़ा गया था। इसमें सारा ऑप्शन जो है फरवरी का दिया हुआ है, मार्च का दिया ही नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 3 मार्च 1900 को उनको सोते हुए पकड़ा गया था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 9 जून 1900 को हुई थी। 9/6/1900, याद रखिएगा। 9 जून 1900, ओके। चलिए ये भी निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, मुंडा विद्रोह कब चला था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 तक चला था, ठीक है। और 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया था, ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा, यह किसने लिखा है? हॉवर्ड रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या फिर एच.एन. ब्रैसफोर्ड, ठीक है। तो यह जो है आपका लिखा है किसने? हंटर ने लिखा है, डब्ल्यू हंटर ने लिखा है। इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान नाम से एक इनका पत्रिका था, ठीक है। द इंडियन मुसलमान नाम से एक किताब इन्होंने छापा था और उसी में उन्होंने ये लाइन लिखी थी,
ठीक है, कि मुसलमान अगर भाग लेगा और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। हु रोट इट? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो? आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ये किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा ये आपका लॉर्ड कर्जन ने कब लिखा था? 1900 ईस्वी में लिखा था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1900 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एनजी रंगा, ईएमएस नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती और आचार्य नरेंद्र देव। कुछ ही देर पहले मैंने बताया है आपको कि अध्यक्ष किसको चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष चुना गया था और इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो यहाँ पर छोड़ देता हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट में जरा बताइएगा। इसी वीडियो में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? मदन लाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, बीडी सावरकर, उधम सिंह। जस्ट इसी वीडियो में मैंने बताया उधम सिंह ने। उधम सिंह, आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह ने हत्या की थी 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। ओके, चलिए, तो ये मैं बता चुका हूं इसके बारे में, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। डेट यहाँ पर दिया ही हुआ है 13 मार्च 1940। ठीक, चलिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पर है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित तब जब पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन है। लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होरे और लॉर्ड सैलिसबरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। इस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो कौन था? वायसराय था। ठीक है, वायसराय, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ओके, 1919 में यह आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या फिर सरदार पटेल? आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और इनका समाजवाद जो था वह आपका रूस या फिर सोवियत संघ कह सकते हैं, उस समय तो सोवियत संघ था, तो रूस या फिर सोवियत संघ के समाजवाद से प्रेरित था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण। हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद आईएनए मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट? तो जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, सीलभद्र याजी या फिर राम नारायण प्रसाद? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीलभद्र याजी हो जाएगा। ये बिहार के क्रांतिकारी थे। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी थे जो कि आईएनए से भी जुड़े रहे थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए भी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के बारे में यदि देखें तो जन्म इनका कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले तो ये जानिए। उसके बाद इनकी फैमिली जो थी वो पारसी थी। ठीक है, पारसी फैमिली थी। इन्होंने क्या किया था? जर्मनी के स्टूटगार्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कहां पर, तो जर्मनी के स्टूटगार्ड में इन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। ठीक है, सबसे पहली बार। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। अच्छा, ये स्टूटगार्ड में कौन सी सभा हो रही थी? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फहराया था। यह भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ओके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किसकी टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में। लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, अनुदार दल या फिर साम्यवादी पार्टी? आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल पार्टी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं।
स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट मिल सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह? तो यह जो है स्वराज पार्टी यह बना था 1923 में, 1923 में बना था। तो यह असहयोग आंदोलन के बाद बना था। ठीक है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में किसने बनाया था? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, ठीक है, फादर थे। तो मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी बनाया था 1923 में। CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे इसके, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। ठीक, मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष थे, कौन महासचिव थे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या फिर जतिन दास? आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी। कब बनाई थी? कब बनाई थी ये याद रखना चाहिए। तो ये 18 अप्रैल 1930 को यह योजना बनाई गई थी। 18 अप्रैल 1930 को यह योजना बनाई गई थी। और शस्त्रागार पर संघर्ष कब हुआ था? 22 मार्च को हुआ था। 22 मार्च 1931 से संघर्ष चालू हो गया था। ठीक है, शस्त्रागार पर उन्होंने हमला किया, उसके बाद अंग्रेजों से संघर्ष इनका चालू हो गया। इनको 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 16 फरवरी 1933 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी कब दे दी गई? 12 जनवरी 34 को इनको 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सूर्यसेन के बारे में याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार हमला। ठीक, निश्चित। और इनको क्या कहा जाता था? इनको मास्टर दा कहा जाता था। ठीक है, तो हो सकता है कभी सूर्यसेन न दे करके मास्टर दा दे दे ऑप्शन में, तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियां याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से कौन सा जर्नल जुड़ा हुआ नहीं था? संध्या, युगांतर, गदर या फिर यंग इंडिया? तो यहाँ पर जानते हैं आप, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है वो कभी भी अहिंसा का ही सपोर्ट करेंगे, हिंसा का सपोर्ट करेंगे नहीं, क्रांतिकारियों का सपोर्ट करेंगे नहीं। तो आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप मार सकते थे, यंग इंडिया। ठीक है, अब बात करें संध्या की, तो संध्या जो है वो आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है। ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें युगांतर, युगांतर जो है पत्रिका बहुत ही ज्यादा फेमस बंगाल में। ठीक है, और युगांतर के संपादक जो थे 1906 में इसका संपादन किया गया था वारिंद्र घोष। वारिंद्र घोष जो कि अरविंदो घोष के भाई थे। ठीक है, वारिंद्र घोष। और साथ में कौन? साथ में यदि बात करें तो भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि आपके विवेकानंद के भाई थे। ठीक है, तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में युगांतर पत्रिका निकाली थी। ठीक है, इसके अलावा गदर की बात करें तो गदर जो पत्रिका थी ये विदेश में चलती थी। ठीक है, गदर पार्टी ही नाम पड़ गया था इस पत्रिका। इस पत्रिका ने इतना कोहराम मचाया था कि इसका नाम ही पड़ गया था। दरअसल 1913 में सोहनलाल भाखना, सोहनलाल भाखना याद रखिएगा, सोहनलाल भाखना, सोहनलाल भाखना ने स्थापित किया था क्या स्थापित किया था? सोहनलाल भाखना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन स्थापित किया था, और उसी संगठन ने गदर नाम से पत्रिका निकाली थी। और बाद में गदर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि गदर पार्टी ही नाम पड़ गया इसका। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। द प्रीडिसेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर इंडियन लीग? एक्चुअली जो आपका आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। और यही अंग्रेजी में इंडियन नेशनल यूनियन देख रहे थे, अंग्रेजी में भारतीय राष्ट्रीय संघ इसी का नाम है। तो 1884 में दिसंबर में स्थापना की गई थी किसकी? आईएनयू की, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने स्थापना की थी इसकी भी, इंडियन नेशनल यूनियन की। लेकिन बाद में दिसंबर 1885 में दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदल करके, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसको अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में
खुदाई खिदमतगार का संगठन किया था 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इसको जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। लाल कुर्ती पहन करके ये लोग निकला करते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो था 1987 में 1987 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बताएंगे, लेकिन 1987 में इनको क्या किया गया, भारत रत्न दिया था, ठीक है, भारत सरकार ने। चलिए आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन है। फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। तो 1942 में तो कैबिनेट मिशन आया ही नहीं था, 1946 में आया था, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता, ई हो जाता, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा, मार्च 24 1946, मार्च 24 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके सदस्यों इत्यादि के बारे में, तो छोड़ देते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन है। वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या फिर मिंटो, आंसर क्या हो जाएगा, कैनिंग, कैनिंग हो जाएगा आंसर। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे, ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों और पैसों से अंग्रेजों की मदद की, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने धन और जन दोनों से मदद की थी, ठीक है, मतलब आदमी भी दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों को, और साथ में पैसा भी दिया था। दूसरे में है कि दरभंगा, डुमराव और हटवा के राजा और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों के साथ, मतलब यहाँ पर केवल जन की बात की जा रही है, धन की बात नहीं की जा रहा है, धन नहीं दिया था ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा रहा है कि केवल धन दिया था और मैन पावर नहीं दिया था, और यहाँ पर कह रहा था कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, विरोध तो बिल्कुल नहीं किया था, और उन्होंने पैसा भी दिया था और मैन पावर भी दिया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन है। बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या फिर स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है, किसान सभा से जुड़े हुए रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करम शाह, करम शाह के अनुयायी थे। करम शाह ने एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय चलाया था जिसको कि पागल पंथ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, करम शाह ने यह चलाया था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। कब चलाया था, बंगाल में, यह जो है पागल पंथी विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था, कब से कब तक, 1813 से लेकर 1831 तक, ठीक है। और इसके नेतृत्व करता कौन थे, टीपू मीर, टीपू मीर जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे। इन्होंने 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर लिया था और वहां के राजा बन गए थे, ठीक है। और इनका विद्रोह जो है जल्दी ही दबा दिया गया, 1852 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में जो कि आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फराइजी कौन थे, तो ये पहले भी बता चुका हूं मैं, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या फिर मुस्लिम लीग के अनुयायी। आंसर क्या हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी के बारे में पहले भी बता चुका हूं। दादू मियां कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, ठीक है। तो अनुयायी किसके थे, फराइजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के ही अनुयायी। चलिए, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी, मतलब कि रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है वहां पर यह आंदोलन हुआ था, रामोसी विद्रोह, ठीक है। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट पर हुआ था। कब हुआ था, 1822 में, 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह इसके नेतृत्व करता था। शुरुआत में नेतृत्वकर्ता चित्तूर सिंह थे। बाद में क्या हुआ, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन इनको दबा दिया गया रामोसी विद्रोह को। लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1825-26 में फिर से अकाल आया, 1825-26 में फिर से अकाल आया और इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया। और इस बार जो नेतृत्व संभाला था वो उमा जी ने संभाला था, ठीक है। तो दो लोग यदि आ जाता है कि नेतृत्व किसने संभाला था, चित्तूर सिंह या उमा जी, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले 1822 में चित्तूर सिंह ने नेतृत्व किया था और 1825-26 में उमा जी ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस इसी तरह से करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, सारे पूछे हुए फैक्ट होते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह का सीरीज बहुत ज्यादा काम आने वाला है, चाहे 67th का एग्जाम हो, 68th का एग्जाम हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो,
सब में ये काम आने वाला है। अन्य एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अन्य पीसीएस भी दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का शुद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।